गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आपकी एसएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एसएसटी की 3 कॉपीज़ बनानी है। ज्योग्राफी की अलग कॉपी बनानी है, हिस्ट्री की अलग बनानी है और सिविक्स की अलग बनानी है, और चैप्टर वाइज आपको होमवर्क करना है। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, एयर प्रेशर, इन सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एनवायरनमेंट के जो बेसिक आउटकम्स है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। जो एनवायरनमेंट है वो चेंजेस क्यों आते हैं एनवायरनमेंट में, वो सब हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर को मैं रीड करके एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, सन की फैमिली है, सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है टोटल सोलर सिस्टम में। फर्स्ट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये टोटल 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं वो है अर्थ, और हम अर्थ पे रह पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। तो इसके यूनिक फीचर्स है जिनकी वजह से हम अर्थ पर रह पा रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स पे हम नहीं रहते हैं, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले 9 प्लैनेट्स थे टोटल। प्लूटो भी एक प्लैनेट था जो कि 2006 में दिखाई देना बंद हो गया, इसलिए वो सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है। तो ओनली 8 प्लैनेट्स हैं विच आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, घूमते रहते हैं, ऑर्बिट्स में ये घूमते रहते हैं। Earth is one of the unique planet in the solar system in the sense that it is having the most important life supporting system. अब अर्थ को मैंने बताया आपको यूनिक प्लेनेट है क्योंकि हम यहाँ पे रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ऑक्सीजन है, वाटर है, जिनकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। Its environment contains all form of life, animal, plant, bird, insect, etc. तो यहाँ पे सभी प्रकार की जो लाइफ है वो रहती है। एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, सभी यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं, उनका सर्वाइवल पॉसिबल है अर्थ पर। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम। दिस इज़ बिकॉज इट हैड प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ऑन इट। क्योंकि यहाँ पर प्लांट और एनिमल लाइफ पॉसिबल है, इसलिए ये एक यूनिक प्लैनेट है। एनिमल लाइफ इंक्लूड्स ह्यूमंस, और एनिमल लाइफ में ही ह्यूमंस को इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमंस जो है वो एनिमल लाइफ के अंडर ही आते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अर्थ ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब लाइफ जो है वो अर्थ पर पॉसिबल क्यों है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो ऑप्टिमम डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। हमारी अर्थ सन से इतने किलोमीटर डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्टेंस ऑप्टिमम है, सफिशिएंट है, जिसकी वजह से ना तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ना ही बहुत कम है। तो वहाँ पर मॉडरेट रेंज का टेम्परेचर है, और इस वजह से हम अर्थ पे सरवाइव कर पाते हैं। सो अर्थ्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट एज इट ऑन वीनस और मरकरी। जबकि जो वीनस और मरकरी है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सन के पास में है। सन की फैमिली में फर्स्ट नंबर पे है मरकरी और सेकंड नंबर पर है वीनस। तो ये सन के क्लोज होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जबकि अर्थ पे टेम्परेचर ऑप्टिमम है।
नॉट टू लो एज ऑन जुपिटर एंड अदर डिस्टेंस प्लेनेट। तो बाकी जो प्लेनेट्स है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर कोल्ड वेदर होता है। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो फर्स्ट रीज़न तो हो गया इसका ऑप्टिमम डिस्टेंस जो सर्वाइवल के लिए पॉसिबल है। सेकेंड रीज़न है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर प्रेजेंट होती है अर्थ में, जहाँ पर बहुत सारी लाइफ सर्वाइविंग गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो कि ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्चरिंग लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। और थर्ड रीज़न है वाटर। वाटर भी प्रेजेंट है अर्थ पर, और वाटर जो है वो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है, नर्चर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ यूनिक प्लेनेट है, लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के टू टाइप्स के कंपोनेंट्स है, फिजिकल कंपोनेंट्स, और फिजिकल कंपोनेंट्स को बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सेकंड है बायोलॉजिकल और लिविंग कंपोनेंट्स। सो डिस्क्राइब करते हैं इनको। एनवायरनमेंट रिफर्स टू एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जिनसे हम इफ़ेक्ट होते हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनका हम पर प्रभाव पड़ता है किसी ऑर्गेनिज्म पर, वो सब क्या होते हैं, एनवायरनमेंट होता है। सम ऑफ दीज थिंग्स आर बायोलॉजिकल एंड सोशल बट अदर आर फिजिकल और नॉन लिविंग। तो कुछ चीज़ें तो बायोलॉजिकल होती है, कुछ फैक्टर्स बायोलॉजिकल होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, और कुछ होते हैं फिजिकल जो कि नॉन लिविंग होते हैं। कंपोनेंट्स अंडर द नॉन लिविंग इंक्लूड, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स एज वेल एज कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सनलाइट। तो ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सभी। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड द फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट्स। और इन कंपोनेंट्स को, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, जो कि लिविंग होते हैं। द बायोलॉजिकल और द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस भी लिविंग है, तो ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। जो भी लिविंग थिंग्स है वो सभी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी बायोलॉजिकल और लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट वाइल द फिजिकल एनवायरनमेंट सस्टेन्स द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जब फिजिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर वाटर नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो लिविंग बींग्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स अवेलेबल होंगे तभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स कंप्लीट हो पाएंगे, तभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स का एग्जिस्टेंस होगा। सो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट, और इन्हीं कारण की वजह से जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सस्टेन करता है, उसका डेवलपमेंट करता है, उसको आगे बढ़ाता है। The type of plants and animals found in a region are determined to great extent by the physical environment. अब कहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स रहेंगे वो वहाँ की फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कोल्ड में सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत से हॉट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। That is why we find coniferous trees in cold areas and broad-leaved vegetation in areas where the temperature and rainfall high. जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल हाई होती है, ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ब्रॉड लीव्ड वेजिटेशन होती है, जिनकी पत्तियाँ ब्रॉड होती है, चौड़ी चौड़ी
लीव्स होती है वैसे वहाँ पे वेजिटेशन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और कोल्ड एरियाज में कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं जो कोन शेप्ड होते हैं। Thus, all living things in the biotic world not only interact with the physical environment but also with one another. All organisms living in a particular habitat are interdependent. Thus, all living things in the biotic world not only interact with the physical environment but also with one another. तो जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ तो इंटरेक्ट करते ही हैं, साथ में वो बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसी में प्रेजेंट एनिमल्स के साथ में, प्लांट्स के साथ में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोलॉजी, अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस लाइफ फॉर्म्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें इंटर रिलेशनशिप्स को पढ़ा जाता है, उनको स्टडी की जाती है वेरियस लाइफ फॉर्म्स की, वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके एनवायरनमेंट के साथ में। नेक्स्ट हम आते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग। तो जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता जा रहा है, वो क्यों चेंज होता जा रहा है, उसकी क्या कंडीशंस है, वो सब यहाँ पे हम देखते हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर। जैसा कि आपको अभी बताया कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। एनी चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं। अगर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो ये इस तरीके से चेंज होते हैं, एक अगर चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज हो जाता है। While some changes take place slowly, others are more noticeable. कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं। The earth surface and landforms undergo changes continuously. तो अर्थ की सरफेस पे कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। There is evidence to show that the continents have drifted over hundreds of millions of years. The lofty Himalayas began forming some 60 million years ago from sediments. तो जो हिमालयाज़ हैं वो सेडिमेंट्स से बने हुए हैं, वो काफ़ी टाइम से पहले ही बनने स्टार्ट हो गए हैं। अप्रॉक्स 60 मिलियन ईयर्स टाइम से वो बनते आ रहे हैं। वो lay at the bottom of an ancient sea, they rose to their present size about 2 million years ago. और जो उनकी अभी प्रेजेंट साइज़ है, जो हिमालयाज़ हैं, जो उनकी हाइट है अभी प्रेजेंट टाइम पे, वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले से ही फॉर्म होने लगे हैं। वो इस वजह से वो इतनी हाइट तक पहुँचे हैं। दे आर स्टिल राइजिंग, और अभी भी वो चेंज होती जा रही है, उनकी हाइट चेंज होती जा रही है। एंड आर बीइंग वॉर्न डाउन कंटिन्यूसली बाय रिवर्स एंड ग्लेशियर्स। और रिवर्स जब आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं, तो उनके चेंजेस साइज में आ जाते हैं। द अरावली हिल्स वर वंस हायर देन द हिमालयाज बट हैव नाउ बीन वॉर्न डाउन। तो कभी एक ऐसा टाइम था जब जो अरावली हिल्स है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, वो हिमालय से बड़ी हुआ करती थी, हाइट में ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब वो चेंज हो गई है और ये चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय फ्लड्स, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर सडन। और जो चेंजेस फ्लड्स की वजह से आते हैं, वॉल्केनोज की वजह से आते हैं, अर्थक्वेक की वजह से आते हैं, वो अचानक ही आते हैं, सडन चेंजेस होते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट सीजन्स। तो एयर और वाटर के जो सर्कुलेशन है उनमें चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज होते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स फॉर्म होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस होने की वजह से होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली। और जैसे जैसे जो सीज़न आता है
उसमें प्लांट्स और एनिमल्स अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। वो विंटर में विंटर के जैसे कपड़े पहनते हैं, समर में जो कपड़े पहनने लायक होते हैं वो उनको पहनते हैं। तो इस तरीके से वो अडेप्टेशंस उनमें आ जाते हैं। All forms of life are bound in the narrow zone of contact between air, water and land. We call this zone as the biosphere. तो बायोस्फीयर ये तीनों का होता है मिलकर के तीनों, जब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, एयर, वाटर एंड लैंड जब तीनों मिल जाते हैं और तीनों पे लाइफ पॉसिबल होती है तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर में क्या क्या आते हैं? बायोस्फीयर में फर्स्ट आता है एटमॉस्फेयर, जहां पर गैसेस प्रेजेंट होती है। सेकंड आता है लिथोस्फीयर, जहां पर लैंड प्रेजेंट होती है। थर्ड आता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, एयर, वाटर एंड लैंड, तब ये बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। Who are an important part of biological environment are also subject to influences. They can to some degree mold or modify the immediate environment. और जैसे ही इन तीनों में, एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में चेंजेस आते हैं तो एनवायरनमेंट में अपने आप चेंजेस आ जाते हैं। However, they cannot change the environment completely. जो चेंजेस आते हैं वो पार्शियल भी हो सकते हैं, ठीक है। They cannot change the environment completely. The after effects of some of the changes that human beings have brought about on the surface of earth have caused damage, destruction and have endangered many species of plants and animals. तो इन चेंजेस की वजह से जो ह्यूमन बींग्स ने जो चेंजेस लाए हैं उनकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है और कई प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी वजह से डेंजर का सामना करना पड़ा है, जिनकी लाइफ खतरे में है। तो ये इन ह्यूमन बींग्स के द्वारा लाए गए चेंजेस के कारण होता है, उनकी वजह से होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मैन एंड एनवायरनमेंट पे। मैन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, वो कैसे इंटर रिलेटेड है। In the early periods of history, human beings were just like other animals as they were entirely dependent on their environment. तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जब पढ़ा जाता है तो ह्यूमन बींग्स थे वो भी पहले जानवरों की तरह ही थे, एनिमल्स की तरह ही थे और वो टोटली एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड थे। दे वर गैदरर्स एंड हंटर्स। वो जो प्रेजेंट टाइम में है वैसे ह्यूमन बींग्स नहीं थे, एनिमल्स की तरह, चिंपैंजी की तरह ह्यूमन बींग्स थे हिस्ट्री में। तो वो लोग गैदरर्स हुआ करते थे, वो इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी करके अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे, शिकार करते थे, हंटर करते थे, वो हंटरर होते थे। एज दे बिगेन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, परमानेंट सेटलमेंट्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही उन्होंने कल्टिवेशन सीखा, उन्होंने खेती सीखी, एग्रीकल्चर सीखा, सेटलमेंट्स होने लगे, परमानेंटली वो सेटल होने लगे। दे फर्स्ट लिव्ड इन विलेजेस एंड फुलफिल्ड देयर नीड्स फ्रॉम देयर लोकल एनवायरनमेंट्स। तो पहले वो लोग विलेजेस में रहते थे और वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट से अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरी करते थे। They use the products of the physical environment to satisfy their needs and requirement. जो physical environments हैं उन्हीं से अपनी needs को, requirements को fulfill किया करते थे। Gradually as population increased, लेकिन धीरे धीरे फिर population बढ़ने लगी, लोगों की जो numbers हैं वो increase होने लगे। population होता है number of people per area। तो जैसे जैसे number of people per area बढ़ने लगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी, एक्सपेंड हुई।
फैक्टर्स लाइक कोल माइनिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, न्यू इन्वेंशंस, नए नए इन्वेंशन हुए, जो कोल है उसकी माइनिंग होने लगी, माइंस से कोयला जो है वो निकाला जाने लगा, लेबर जो है वो कम खर्च में ही मिलने लगा, न्यू इन्वेंशंस हुए, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, कैनाल सिस्टम जो नहरें हैं वो बनाई गई, कैपिटल एट्सेट्रा ब्रॉट अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये चेंजेस होने की वजह से फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। दस द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बिगेन, और फिर प्रोडक्शन जो है वो हाई अमाउंट में होने लगा। दिस अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड लेड टू द एमरजेंस ऑफ टाउन्स, और इस तरीके से फिर प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपेंशन हुआ, ट्रेड जो है वो बढ़ गया और फिर व्यापार होने लगा, और जो विलेजेस हैं वो टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। अब उन वहाँ पे धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ गया है, लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।